अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी। एजाज़ सैयद साहब, सबसे अहम और बड़ी खबर एक धमाका है हुकूमत के लिए। बिजली गिरी है बज़ाहिर, मगर शायद हुकूमत को सब कुछ पता था कि यह होने जा रहा है। नैब चेयरमैन का जो इस्तीफ़ा आज मंजूर भी हो चुका है, मगर उससे बड़ी बात यह हुई कि जो इल्विदाई खिताब की जो मालूमात हैं वो भी अब सामने आ रही हैं और बज़ाहिर शदीद दबाव की हालत में नैब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया है। आप काफ़ी पहले से नैब को कवर भी करते रहे हैं, आफ्ताब सुल्तान को भी बहुत करीब से जानते हैं। उनका जो ये अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि हुकूमत की तरफ से दबाव था कुछ मुकदमात करने का, कुछ मुकदमात ख़त्म करने का, और जो अभी तक की मालूमात हैं उसके मुताबिक तो बज़ाहिर हुकूमत का भी दबाव था, शहबाज शरीफ हुकूमत का, और इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव था। और जो कुछ नायब चेयरमैन का जो खिताब हुआ है उसकी कुछ हाईलाइट्स कुछ मेरे पास हैं, तफसीलात तो आपके पास होंगी, वो आपको बताते चलें। मुस्ताफ़ी चेयरमैन नैब ने जो आज बातें की उसके अहम नुकात में सबसे पहले जो उनसे एट्रीब्यूट किया जा रहा है, हमारा आइन हमारे तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। आइन पर अमल ना करने की वजह से आज हम सियासी और माशी बहरान का शिकार हैं। सियासी अमल का तसलसल और इंतखाबात ज़रूरी हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता और ना ही किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस महज इस बुनियाद पर ख़त्म कर सकता हूँ कि मुजरम किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है। तो हम सीधा अगर इस दबाव के नुक्ते पर आए तो हुकूमत का क्या दबाव था और इस्टेब्लिशमेंट का क्या दबाव था? इस वक्त मतला हुकूमत की अपनी तरजीहात हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी अपनी तरजीहात हैं और कुछ ऐसी तरजीहात हैं जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका तरजीहात हैं। वो तरजीहात क्या है? हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आजकल जिस तरह इमरान खान साहब किसी ज़माने में एक पेज पे थे, आजकल मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो एक पेज पे है। क्या चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब फौरी गिरफ्तार हो जाएं, इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बने और इमरान खान साहब की जो लोग हमायत कर रहे हैं उनके ऊपर केस बनता है या नहीं बनता, उनके ऊपर फौरी नोटिस जारी हो। ये एक जो टैक्टिक जो कि नून लीग के साथ होता रहा है, जो खुद इनके साथ भी होता रही। अब हुआ ये है कि ये आप देखिए कि 21 जुलाई 2022 को आफ्ताब सुल्तान को उन्होंने तैनात किया था, मौजूदा जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की। 22 जुलाई से आज 7 महीने 22 फरवरी 7-8 महीने बनते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या कितनी गिरफ्तारियां, सियासी गिरफ्तारियां हुई हैं जो आपको याद हो? कोई एक गिरफ्तारी सियासी नहीं हुई, ठीक है। वो क्यों नहीं हुई? नैब का केस नहीं कोई बना, अरेस्ट नहीं हुआ। दो उसकी बड़ी वजूहत थी। एक बड़ी वजह ये थी कि एक तो गवर्नमेंट ने अपनी अमेंडमेंट्स ले आई थी और अमेंडमेंट्स के तहत पास केसेस खत्म हुए। एक तो बड़ी वजह ये जो खासतौर पे अपने खिलाफ केसेस जो अपने खिलाफ केसेस थे। अच्छा, दूसरी जो बड़ी वजह ये थी गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि नैब को उसी तरह इस्तेमाल किया जाए जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में होता रहा। ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की सिलेक्शन बड़ी गलत थी। शायद आफ्ताब सुल्तान की जगह कोई और होते तो आफ्ताब सुल्तान की जगह अगर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल होते तो शायद ऐसा हो जाता। हमने माजी में देखा ऐसा ही हुआ। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम थी और ये वही प्रॉब्लम थी जो हुकूमत के लिए भी, हुकूमत को भी अच्छा नहीं लग रहा था और हुकूमत के मुकाबले में एक परमानेंट हुकूमत है, जो ताकतवर हुकूमत है, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कुछ जराए हमें जो बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का भी उसमें बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे कुछ जराए के मुताबिक जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी हैं उनके भाई के हवाले से जो मुकदमात हैं उसमें भी क्लीन चिट चाह रही थी। कामरान कियानी अभी हाल ही में कुछ माह पहले वो वापस आए पाकिस्तान में, तकरीबन 6-7 साल के बाद वो जलावतन भी रहे, अमेरिका में रहे और उनको ज़मानत भी मिली है। आप उनके भी केसेस थे। और दूसरा फिर लाहौर में एक और साबिक आर्मी चीफ के रिश्तेदार हैं जो लाहौर में, जिनका अभी अहमद नूरानी की स्टोरी में जिक्र भी हुआ 12 अरब रुपए के असासों के हवाले से, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई के हवाले से कुछ इंक्वायरियाँ इब्तदाई तौर पे कुछ हो रही थी जिनको शायद इस्टेब्लिशमेंट रोकना चाह रही थी। तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या दबाव था? आपके क्या आपने दोनों नाम ले दिए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की अपनी जाती प्रायोरिटीज थी। जो दोनं नाम है ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही था। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये दोनों जो केसेस हैं इनमें रिलीफ दिया जाए। पहले जो कामरान साहब का केस है वो लाहौर में था, तो वो सिफारिश करवाई गई कि वो
पिंडी में मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर बड़ा दूर जाना पड़ता है। तो जो कंसेंट ली गई कंप्लेनेंट से, तो कंप्लेनेंट से कंसेंट लेके उसे पिंडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर कहा गया कि नहीं, इसे वापस जो है ना लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो फिर ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि इसमें कंप्लेनेंट की कंसेंट नहीं थी। और ये वो DHS सिटी का फ्रॉड का केस है जो 500 अरब रुपए का जिसकी अमाउंट है जिसमें, और उस केस के अंदर अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती तो दोबारा से DHS सिटी उनके साथ कोई मुआहदा भी करने का शायद इतलात थी कि उनके साथ दोबारा डील करने की बात करें। बहरहाल आफ्ताब सुल्तान की तरफ आते हैं। उनका ये जो कहना है अपने इनविदाई खिताब में कि किसी का रिश्तेदार है, किसी का भाई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ मगर मैंने स्पेस नहीं दी, और ये जो इदारे की कदर मंजिलत है उसको कम करने की जो कोशिश थी वो मैंने नहीं होने दी। और फिर ये भी उन्होंने तजवीज़ किया अपने अलविदाई खिताब में कि इलेक्शंस हो जाएं और 2 हुकूमतें अगर सिविलियन अपनी मुद्दत पूरी कर लें तसलसल के साथ तो उससे भी हालात बेहतर हो सकते हैं। तो आइन के ऊपर अमल और इलेक्शन के हवाले से चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने अलविदाई खिताब में कोई मखसूस ऐसा कोई बात की कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं? नहीं, वो मौजूदा हवाले से वो बात नहीं है। वो ये बात ये करें कि कोई भी हुकूमत है वो 5 साल पूरे करे और इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन उन्होंने जो बात की, मैंने 1-2 और बंदों से भी बात की कि एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या था, तो मुझे ये पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब भी हों तो हुकूमत एक वजूद में आए, वो 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करे, और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो भी 5 साल मुद्दत पूरी करे। तो जब 2 हुकूमतें तसलसल के साथ पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो आफ्ताब सुल्तान ये सोचते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो खुद आगे चल पड़ेगा, वो मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद खत्म होने शुरू हो। और आपके ख्याल में 2018 से 2008 से 2018 तक 2 हुकूमतों ने पूरी तो की, लेकिन जिन हालात में की वो भी आपके सामने। मगर एक और बात जो ये महज एक इत्तफाक था कि जो ही आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफे की खबरें आना शुरू हुई हैं, उससे पहले ही इमरान खान और बुशरा बीबी और दूसरे तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को भी नोटिस, नैब के नोटिस जारी होने की खबरें भी उसके साथ ही आना शुरू हो गई हैं। तो क्या ये वो नोटिस थे इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर के, जिनको शायद नैब के चेयरमैन परसू नहीं करना चाह रहे थे? नैब के जो चेयरमैन है, इन्होंने माजी में एक हेलीकॉप्टर के मिस यूज़ का केस आया था जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर है वो इस्तेमाल करते रहे। तो उस वक्त भी इनको कहा गया था कि आप इनके ऊपर रेफरेंस बनाएं, तो ही रिफ्यूज कि वो रेफरेंस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये मिस यूज़ ऑफ कोई एसेट है, उसका मिस यूज़ है, उसकी रिकवरी हो सकती है, तो वो की जाए, क्योंकि ये गलत है। ऑडिटर जनरल कर सकता है, वो कोई भी कर पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो फिर इन्होंने जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनको खत लिख दिया था कि ये जो इसकी राइड लेते रहे, ये नाम है उनके, उसमें इमरान खान साहब का भी नाम था, तो उन तमाम लोगों से आप रिकवरी करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इमरान खान साहब के ऊपर केस बने, नहीं हुआ। अब ये मामला था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जल्द अज जल्द तोशा खाना जो केस है उसमें या और किसी केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी कि आप जल्द अज जल्द मत करिए, अगर केस मेरिट के ऊपर आता है, अगर उनकी गिरफ्तारी बनती है तो फिर होगी, हमें पहले कंप्लेंट होगी, फिर उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी ठीक हुई तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में हम उनको बुलाएंगे, अगर बात बनती हुई तो गिरफ्तारी होगी, नहीं बनती हुई तो नहीं होगी। तो ये पॉइंट ये लगता है कि इमरान खान को भी उसी तरह नैबज़दा या नैबज़ादा बनाने की ये कोशिश है कि जिस तरह इनके साथ हुआ, क्योंकि नैब के केस मतलब कि करप्शन में गिरफ्तारी मतलब कि आपका सियासी इमेज तो पूरी दुनिया में तबाह हो गया। जैसे अभी तक ये नैब का जो दाग है नून लीग के ऊपर वो नहीं मिट रहा, तो शायद इमरान खान अगर अरेस्ट होते हैं किसी भी केस में तो फिर एक दाग स्टिक करने की एक कोशिश होगी, जो शायद बज़ाहिर अभी तक इमरान खान पे कामयाबी से किसी किस्म का नैब का केस नहीं बनाया जा सके, और वो करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी नहीं हुए, और ये सिर्फ एक सियासी आप समझते हैं एक ज़रूरत थी हुक्मरान इत्तेहाद की। जो बाज़ केसेस हैं वो इमरान खान साहब के बारे में जो बाज़ कंप्लेंट्स हैं वो बड़ी उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि जान है, ये नहीं है कि जान नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये आफ्ताब सुल्तान को फैन थे इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब तो इनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, वो बात जो करने की कोशिश कर रहे थे, ये बात ग्राउंड के ऊपर भी नजर आ, वो ये कह रहे थे कि जब भी आप किसी के ऊपर केस बनाएंगे झूठा होगा, या आप ज़ाब्ते और कानून को
वायलेट करके केस बनाएंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं ठीक है। अच्छा, क्विकली एक जुमला जो और आफ्ताब सुल्तान ने अपने अलविदाई खिताब में कहा कि कुछ लोगों ने अरबों का फ्रॉड किया है, किसी के भाई हैं, अब उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन हमें ज़राए से मालूम हो रहा है कि जिसका आपने जिक्र भी किया, जो साबिक आर्मी चीफ के भाई हैं, और फिर कहते हैं कि छोड़ दें। कैसे छोड़ दें? और कुछ रिश्तेदार आए हैं तो, और बड़े इश्यूज में कहते हैं आप उनको ना पूछें। कुछ मुहिब वतन है जो हर सिस्टम में जो है वो अपना वो इंटरफेयर करते हैं, और मेरे ख्याल में हर इदारे को काम करने देना चाहिए। अब बताएं कि अगर ये नहीं तो कौन? नैब के चेयरमैन किस किस के नाम हैं? जो हमारे पास कुछ नाम हैं, उनमें इरफान कादर साहब जो साबिक अटर्नी जनरल हैं, इरफान इलाई साहब हैं, यूसुफ नसीम खोखर हैं, फवाद हसन फवाद हैं, बशीर मेमन हैं। इन सब के शायद इंटरव्यू हो चुके हैं और काफ़ी पहले से हुकूमत जानती थी कि शायद ये होगा आखिर में। तो इनमें से किसका नाम आपको ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है, या कोई और नाम भी है आपके जहन में जो कि हुकूमत जिस पर गौर कर रही है? मुझे नहीं पता कि कौन सा नाम होगा, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत चाहती ये है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तरह का कोई चेयरमैन नैब बने, तो उन्हीं को इस काम के लिए रख तो लेते वो हैं। उन्हीं को रख ले उन्हीं को रख ले। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नया जो चेयरमैन नैब जो भी आएगा उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्डन आफ्ताब सुल्तान डाल गए कि जब भी वो वायलेशन कोई करने लगेगा तो लोग फिर आफ्ताब सुल्तान की एग्जांपल देंगे। तो मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट के लिए और मसाइल पैदा हो गए। फवाद हसन फवाद के कितने करीब हैं, कितने ट्रस्टवर्दी हैं? क्या मेरा नहीं ख्याल कि फवाद हसन फवाद भी पहली चॉइस होगी गवर्नमेंट की। हाँ। मेरा नहीं ख्याल। फवाद हसन फवाद या आप बशीर मेमन का भी नाम लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये पहली चॉइस। मगर अभी सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के हवाले से जो केस की समाअत कर रही है, तो आई थिंक के इरफान कादर जो हैं वो इसलिए भी उनके लिए शायद चॉइस हो सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी किस्म की मुदाखलत को माजी में भरपूर अंदाज से उसकी मजामत करते रहे। और मेरे ख्याल में अब अगर कोई भी फैसला आता है तो अव्वल तो अगर कोई नैब का चेयरमैन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं हो सकेगा, और जो केस ख़त्म हो गए वो ख़त्म ही रहेंगे। और अगर इरफान कादर आते हैं तो फिर भी मेरे ख्याल में वो अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराएंगे कि नैब का अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, अपना फैसला होना चाहिए कौन सा रेफरेंस करना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो इरफान कादर है वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रह चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अपना जो इंडिपेंडेंट दिमाग है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इरफान कादर भी अगर लग गए तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को सब कुछ करने की खुल होगी। इरफान कादर अगेन अपना इंडिपेंडेंट जो माइंड है वो अप्लाई जरूर करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। बड़ा धचका है। नैब एक बहुत बड़ा एक अहम इदारा जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमती रही है, और इल्ज़ाम ये रहा है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जब वो इक़्तिदार में थे तो उस वक्त इस इदारे को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया गया सियासी इंतकाम के लिए और सियासी मुखालफिन के लिए। और आज जो मौजूदा हुकूमत है शायद स्कोर सेटल करना चाहती हैं, हिसाब बराबर करना चाहती है, मगर शायद कुछ देर हो चुकी है। सहाफ़ी प्रोग्राम में अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे कयूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट, और बड़े अहम कुछ मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ अंदर की खबरें और कुछ बाहर के तज्जिए। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कयूम सिद्दीकी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। कयूम सिद्दीकी साहब एक वो चेयरमैन थे नैब के, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। वैसे तो पहले ही बहुत बदनाम थे वो, मगर उन्होंने कम से कम 5 साल जो हैं तसलसल के साथ गुजारे, गलत या सही, लेकिन अपने पाँव पे खड़े रहे। जब गलत आदमी एक गलत काम के ऊपर खड़ा रहता है और तो 5 साल तक, तो एक सही आदमी अपने सही काम के ऊपर, आफ्ताब सुल्तान जो हैं उन्होंने क्या इस्तीफ़ा दे के दुरुस्त काम किया? वैसे तो असूली तौर पे तो अगर जावेद इकबाल होते कभी इस्तीफ़ा ना देते। नहीं, वो छोड़ें जावेद इकबाल साहब को वो थे या नहीं थे। मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है कि मुझे एक बात ये समझ नहीं आती है कि आप जो है इस्तीफा देके तो भागने वाली बात है। अच्छा, ठीक है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये कोई अच्छाई नहीं है। ये आप कौम के साथ कोई अच्छाई नहीं कर रहे हैं कि जी मुझ पर दबाव था, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आपने उस दबाव के सामने सरेंडर किया, आपने वो जगह खाली कर दी किसी और आदमी के लिए कि जो नाइंसाफी आपके होते हुए नहीं हो सकती थी, अगला आके वो नाइंसाफी की आप उसको इजाजत दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह से जो है ना मैदान जंग छोड़ के भागने वाली बात है। इसी वजह से पाकिस्तान जो उनसे इन मसाइल का शिकार है। अब उसके बाद अगर आप खुतबे देते हैं कि 2 तसलसल हो जाएं, जमहूरियत आ जाएगी और फलाना, ये दिस इज नॉट योर जॉब सर। योर जॉब इज टू एंटी करप्शन हो, ठीक है,
और किसी के खिलाफ गलत मुकदमा ना बने, तो फिर आप खड़े हो ना। मतलब अब जो आप कह रहे हैं कि जनाब मुझे काम नहीं, कैसे काम नहीं करने दिया जा रहा था, कौन नहीं करने दे रहा था, आप उनके नाम तो कम से कम ले देते, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है कि कह रहे हैं कि वो ये दबाव था, तो आपने भी जो है वो नैब ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ है, उसके अंदर चेयरमैन नैब जो है उसको 209 के बगैर आप नहीं निकाल सकते हैं। इतना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है आपके पास, जिस तरह जजों को निकालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास जो है वो उसका हक है। तो फिर ऐसे मौके पर जहां पे जब वक्त क़याम था आप सजदे में नादां गिर गए। मतलब ये मेरा ख्याल है कि मैं आफ्ताब सुल्तान साहब जैसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, लेकिन देखें, एक बंदा जो समझता है कि वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकता और उसको गैर जरूरी तौर पे दबाव में लाया जा रहा है, एक तो कानूनी रास्ता है। देखें मेरी बात सुने मतीउल्लाह जान साहब, चेयरमैन नैब को दबाव में लाने वाले के हवाले से नैब ऑर्डिनेंस क्या कहता है? ठीक है ना, आप अमल तो करते, कौम आपके पीछे खड़ी होती। क्या कहता है नैब ऑर्डिनेंस? अरेस्ट कर सकते हैं उनको? नैब, जी हाँ बिल्कुल, कार्यम उसमें मुदाखलत करने के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए जा सकते हैं उसके। तो मतलब बात सिंपल सी है कि कानून को इंप्लीमेंट तो करें भाईजान। ये कोई मैं अच्छा मैं तो आप गुडी कह रहे हैं करके कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और आफ्ताब सुल्तान में कोई फर्क नहीं है? मतीउल्लाह जान, आफ्ताब इकबाल साहब एक अच्छी रिप्यूट के आदमी हैं, जावेद इकबाल साहब अच्छी रिप्यूट के आदमी बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, आफ्ताब इकबाल से मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप जावेद इकबाल साहब जिस किस्म की शख्सियत है उनसे कुछ भी आप तवक्को रखें, वो उनके बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि हंटिंग विद द हेयर और रनिंग विद द हाउंड, हंटिंग विद द हाउंड और रनिंग विद द हेयर। ठीक है ना, मतलब आजा फाड़ ला है तो। लेकिन आफ्ताब सुल्तान एक प्रिंसिपल्ड आदमी है, एक कौम का एतमाद आपके ऊपर था, आपको नहीं करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर आप पे दबाव डाल रहा था तो आप बताते कि प्राइम मिनिस्टर दबाव डाल रहा है, आप प्राइम मिनिस्टर के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करते यार, आपके साथ खड़े होते लोग। मतलब ये मैदान छोड़ के जाने वाली बात है मतीउल्लाह जान साहब, बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो इनको भी देखें, अगर आज के बाद कोई मैं हुकूमत ज्यादती करना चाहती है किसी के साथ, तो आपने ज्यादती का रास्ता खोल के चले गए ना आप। चलें, एक तरफ आफ्ताब सुल्तान हैं मगर दूसरी तरफ हम अगर देखें जो आइनी ओहदेदार हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने एक पुलिस अफसर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मुअत्तल कर दिया और एक ज़ुबानी ऑर्डर सुनाया, और आज तीसरा चौथा दिन है वो तहरीरी जुमा को ऑर्डर सुनाया। आज देखें मंगल हो गया है, तो वो कहाँ है वो ऑर्डर तहरीरी तौर पे आ ही नहीं रहा, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और तहरीरी तौर पे लिखा नहीं जा रहा है। क्या मसाइल हो सकते हैं? ये क्या कोई अब सेकंड थॉट है, वो ऑडियो लीक की वजह से कुछ डिफेंसिव हो गई है क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट? मतीउल्लाह जान साहब, आप ये देखिए कि मुझे एक बात बड़ी वाक़तन जब आप करीब से चीज़ों को देखते हैं तो बहुत अजीबोगरीब सी आपकी अपनी हालत हो जाती है। लेकिन बहरहाल इसी हक़ाइक़ के अंदर या इन्हीं हालात के अंदर मैंने भी जीना, आपने भी जीना है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, सुल्तान ने भी जीना था भाई, आप उनको मतीउल्लाह जान छोड़ दें यार। मुझे ये समझ नहीं आती कि यार कितनी और जीना है आपने, मतलब कि माशाल्लाह रिटायर हो गए हुए हैं, उसके बाद 70 के उसमें हैं, कौम को दे जाओ यार कुछ तो। हमें तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना भी होते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो इतनी सिक्योरिटीज है यार, आइन ने, कानून ने प्रोटेक्शन दी है। जो बात मैं वो वहीं पे आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में डोगर साहब का जो हुक्म है, डोगर साहब का हो गया है, डोगर साहब के हुक्म से आप ये देख लें मतीउल्लाह जान साहब, ऑडियो टेप्स का, ऑडियो लीक का मामला है। अब मैं आपको इस बात में कहूँ कि हम ये मुबैना नहीं कहेंगे कि ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की आवाज़ थी, क्योंकि जो हमारी ज़राए के मुताबिक ये कन्फर्म हुआ है और उस गैर रस्मी इजलास के अंदर इन्होंने अपनी वजाहत दी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो जजों का इजलास हुआ था, जो गैर रस्मी इजलास हुआ था, अब मतीउल्लाह जान साहब, ये क्या होता है गैर रस्मी इजलास? मतलब कि ये भी मामला हशश करने की बात है कि ताकि कोई नोट्स ना बने, किन लोगों की मुखालिफ राय आई थी, किन लोगों ने हक में राय दी थी। आपने एक अनसेरेमोनियल करके कि भी मैं टेम्परेचर देखता हूं कि क्या है और फिर उसके बाद कुछ करूंगा, और जब आपकी मर्जी के नतीजे नजर नहीं आए, चीफ जस्टिस ने बुलाया था, और कौन बुला सकता है? मुझे इनको तो रस्मी तौर पे फॉर्मली बुलाना चाहिए था। यही मतीउल्लाह जान साहब, हमारा जो कहने का मतलब यही है कि अगर ऐसा मामला है तो या तो आप इजलास ना बुलाते, और अगर बुलाया था तो आप जो है वो बाकायदा इसका एजेंडा जारी करते, बुलाते
अब ठीक है, आपकी सेटिंग ऑफ जजेस इज समथिंग एल्स, हम नहीं कहते कि आप जज साहबान इकट्ठे ना बैठें, लेकिन अगर आप किसी मामले को क्यों ऑफिशियली अगर आप टेकअप कर रहे हैं तो फिर उसको जो तरीकाकार है, जो कवायद हैं, उसके मुताबिक टेकअप किया जाता है। ऐसा नहीं किया अब यही देख लीजिए कि उसके बाद डोगर साहब का फैसला नहीं आया। मतीउल्लाह जान साहब, अब एक बता दीजिए कि एक जुबानी अदालत का ऑर्डर जो है ना सारे मीडिया पे चल गया हो, ठीक है, उसके बाद लाहौर के अंदर जो सिचुएशन थी वो आपने देख ली। अब ये भी देखे ना कि यहाँ पे जुमे को आता है, उधर से लाहौर से दो बजे वो दरखास्त वापस लेने की बात हो जाती, और फिर उसके बाद एक नया मौका फराहम किया जाता है, और उस मौके को वो वहां पे आते हैं, और इस दौरान में एक कंफ्यूजन है, ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई थी, यही बात था। अब सुना है, अब अगर वो अगर ऑर्डर आ जाता, उस ऑर्डर की रोशनी में इलेक्शन कमीशन मीनिंगफुल कंसल्टेशन के रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता तो डोगर साहब तो फिर भी नहीं रहते थे। तो मैं आपको खबर देता हूँ, आज या कल जो पुलिस अफसर हैं मौसूफ, बाकायदा निगरान हुकूमत की तरफ से अब मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी इलेक्शन कमीशन से, और तहरीरी तौर पे, और इलेक्शन कमीशन तहरीरी तौर पे इजाज़त देगा और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये तो पिछले फैसला, लेकिन उस मामले को लटकाना और पेंडिंग करना ये भी गलत बात थी। उसी दिन डिसाइड करते कि गलत थी या नहीं थी, उन्होंने दूसरे केसेस के साथ लगा दिया। सब ये आप ये देख लीजिए कि ये इतना जिसके ऊपर सारा हलचल मची हुई है, यहाँ पे जमानत की 2-4 लाइनों का ऑर्डर होता है, वो भी नहीं जारी होते हैं, वो भी नहीं, मतलब आप छोड़ दीजिए। और जो जज साहबान जो हम जानते हैं जिनको, वो अपनी रातें, अब बल्कि वहां पे वो जब तक ऑर्डर जारी ना हो जाए वो ऑफिस नहीं छोड़ते हैं। ऑफिस नहीं छोड़े। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चंद दूसरे अहम नुकात। अब एक जर्नैल के खिलाफ नहीं, जज के खिलाफ वकला तहरीक की आसार पैदा हो रहे हैं। एक वक्फे के बाद साफी प्रोग्राम में अब बात होगी। एक नई किस्म की वकला तहरीक नज़र आ रही है, और अब की बार ये जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि एक जज साहब का नाम लेके पाकिस्तान भर की जो बार कौंसलें हैं, 1,84,000 वकला की जो तंजीम है बार कौंसिल, सूबों की भी बार कौंसलें हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ अब बाकायदा एक शिकायत, एक रेफरेंस दायर की जाएगी जुडिशल काउंसिल में। तो ये बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल है। और करीम साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये रेफरेंस बार काउंसिलों की तरफ से इसका ऐलान होना, ये बार और बेंच के दरमियान कुछ ताल्लुकात ख़राब नहीं होते जा रहे? आपने कहा कि किसी जनरल के खिलाफ नहीं, जज के खिलाफ चल रही। जनरल परवेज मुशर्रफ की सजा खत्म करने वाले जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। तो ये भी एक किस्म का तसलसल है, वकला तहरीक का पार्ट 2 हो सकता है। तो नहीं, ये जुमला मोतरज़ा है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, और फिर उसके बाद आप ये जुमला मोतरज़ा है। हाँ, जुमला मोतरज़ा, ठीक है। मामला जाहिर है, आपको पता ही है कि ऑडियो टेप्स का है, और जैसे मैंने आपको कहा कि गैर रस्मी इजलास जो हुआ उसके अंदर भी बातचीत हुई। और आपको एक और ये भी बता दूं कि जब इन्होंने वो वजाहत पेश की कि वो मेरा पोता था, मेरी, और वो सार्जेंट ने और ये किया था और उसके ऊपर हुई, और ये ज़राए के मुताबिक जो है, तो वो गाड़ी में जो वाक़या हुआ, जी हाँ, गाड़ी में वाक़या है, यही तौजी है ना कि वो पहले का वाक़या था, और उसमें तो वहाँ पे कहा गया कि जनाब आपको तो सार्जेंट की सताइश करनी चाहिए थी, आपने उसके खिलाफ सर्जिश। ठीक है, फिर आप काले शीशों वाली प्राइवेट गाड़ी में, ठीक, अब बगैर सिक्योरिटी के खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो फिर तो ये सारी चीजें, इसलिए फॉर्मली फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद जो है मतीउल्लाह जान साहब, आपको पता है कि ये जब ये आई टिप्स और फिर सर्टन केसेस के हवाले से भी आ गई, तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने आबिद जुबैरी साहब के हवाले से भी, और शायद आज उन्होंने बताया जब सवालात हुए उनसे कि आबिद जुबैरी साहब को भी नोटिस जारी किया जाएगा इस हवाले से। पाकिस्तान बार काउंसिल उनको आबिद जुबैरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे परवेज अलाई से कि वो केस लगवाएंगे, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का केस भी लगा हुआ है उन्हीं जज के सामने, और फिर साथ परवेज अलाई ने कहा कि मैं बात कर लूंगा। अब ये जो चीजें हैं, मतलब वही मैच फिक्सिंग का वो इल्जाम, तो
दूसरा जो है वो इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की आज तमाम जो है पाकिस्तान बार काउंसिल थी, पंजाब बार काउंसिल थी, सिंध बार काउंसिल थी, बलूचिस्तान बार काउंसिल थी और केपी बार काउंसिल थी और इस्लामाबाद बार काउंसिल थी। तो ये उनके जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के नुमाइंदा जो इलेक्टेड बॉडी के अरकान है उन्होंने यूनानिमसली रेजोल्यूशंस पास की हैं उसके अंदर। लेकिन क्या जुडिशल काउंसिल पाबंद है ऐसा रेफरेंस जो है वो उसको टेकअप करे? देखें जुडिशल काउंसिल की तो बात अभी बाद में करते हैं ना, पहले वकला की बात करें ना, वो क्यों इस नतीजे पे पहुंचे। इन्होंने पहले कहा था कि जनाब ये मुबैना ऑडियो टेप्स जो आई हैं इस हवाले से आप और उसके हवाले से जस्टिस मलिक कयूम मरहूम और जस्टिस राशिद अजीज और जस्टिस काजमी साहब याद है आपको एसजेएस कोटेकना केस में जब फैसला आया और उस फैसले के ऊपर 22 इनके ऊपर इल्जाम, तो उस पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो वो उसी की बुनियाद बना के वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दें या फिर रेफरेंस फेस करें। अब ये वकला बरादरी समझती कि ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अब ये मर्जी है कि उस रेफरेंस को लेकिन 209 का तो तकाजा तो यही, अब ये वो तमाम बार काउंसिल्स वो करेंगे अलग अलग रेफरेंस दाखिल करेंगे। रेफरेंस से पहले वो अगर चाहे तो सुओमोटो भी ले सकती है, खुद भी ले सकते हैं। बहरहाल अब दूसरा मसला ये है कि ये तो बार काउंसिलें होगी वकला होके, अब बाकायदा एक सियासी जमात जो हुक्मरान जमात, हुकूमत नहीं हुक्मरान जमात नून लीग का इजलास हुआ आज बड़ा खास, जिसमें मरीम नवाज की भी शिरकत थी और जरा ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 जजेस का नाम लेके कहा गया कि इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाए कि 2 जजेस जो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ये जो है नून लीग से और हुकूमत से मुतल्लिक केसेस ना सुने। याद रहे कि ये नून लीग एक जमात का ज़राए की स्टोरी है और शायद नून लीग ऑन द रिकॉर्ड आके खुद ये बात नहीं कर रही, लेकिन इस तरह के ज़राए से ये खबर ज़रूर जारी करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में अगर एतराज़ करना है तो खुद आके सामने करें, फिर जो भी करना है या सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ करें, आप एक पार्टी बन जाए, नून लीग एक दरख्वास्त डाल दें। तो इस तरह का खबर जो है अनऑफिशियली ये चीज़ें करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखें ना कि या तो अब आपने खुद कह दिया कि अनकन्फर्म सोर्सेज के हवाले से चल रही है और अब वही मरियम नवाज भी कहती हैं कि हमें ईमानदार जज चाहिए, इमरानदार जज नहीं चाहिए। तो अब जो जाहिर है जो आपने और हमने देखा है कानून का भी तकाजा ये है कि अगर आपको किसी जज के हवाले से 22 आप बेंच के सामने जाएं, आप जाएं और उसके ऊपर इतराज करें और फिर ये उन जज साहब के ऊपर है कि वो आया समझते हैं या नहीं समझते हैं मुनासिब। मगर एक मिसाल तो मौजूद है ना, अगर हमारे के हवाले से इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया था कि इमरान खान के मुतल्लिक केसेस नहीं सुन सकते, वो जजमेंट है और वो बड़ी अजीबो-गरीब एक बात थी कि अपने साथी जज को आप रोक रहे और उसको आप मिलाइन कर रहे हो। जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में और जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। तो जाहिर है वो तो अब वो मुकाफाती अमल है, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ये अफसोस का ही इजहार किया जा सकता है कि इस कदर पोलराइजेशन है कि अदलिया के ऊपर से जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो रहा है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट एक बड़ा अहम इशू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो सदर आरिफ अलवी ने खत लिखा था और उन्होंने तारीख भी ऐलान कर दी 9 अप्रैल की तारीख, उस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और 2 आइनी माहिरीन से इलेक्शन कमीशन इजलास में मुआवनत मांगेगा, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी लेगा। अब जो नए अटॉर्नी जनरल हैं, अब देखना यह है कि क्या वो इलेक्शन कमीशन को भी मौक़िफ़ देंगे, क्योंकि आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन किसी को भी हुक्म दे सकता है और अटॉर्नी जनरल एक आइनी अदारे की मुआवनत नहीं करेगा तो किसकी करेगा। मगर आप समझते हैं कि जो नए अटॉर्नी जनरल ने बैरिस्टर शहजाद अता एलाई जो हैं वो ये मौक़िफ़ ले सकते हैं कि मुझे तो ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, अगर मैंने अभी इलेक्शन कमीशन में राय दे दी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? क्या अटॉर्नी जनरल पाबंद है इलेक्शन कमीशन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि बिल्कुल अटॉर्नी जनरल को जाके वहाँ पे और पाबंद है। मेरा तो ख्याल है कानूनी आईनी अदारा है, आईनी अदारा उससे तलब कर रहा है, आपने तलब की है। देखें ये चीफ लॉ ऑफिसर हैं और वो एक्स ऑफिशियो जो है वो जाहिर है कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और उस मावनत को कोई भी ऐसा मगर दूसरी तरफ सदर है, सदर ममलकत है और अटॉर्नी जनरल विफाक का नुमाइंदा होता है और सदर विफाक की एक अहम अलामत है। तो अटॉर्नी जनरल क्या सदर के जो हुक्म है उसके बारे में कोई राय दे सकता है? आईनी राय देनी बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई कदगन नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब देखें बात ये है, बहरहाल आपने ये क्लियर कर दिया कयूम साहब। मेरे ख्याल में ज्यादा अहम एक इशू और भी है,
आज कायद आज़म की जो मुस्लिम लीग थी पाकिस्तान बनाने वाली, बहुत सी जमातों ने उसके वारिस होने का दावा किया। बड़ी जमातें, फलान लीग, नून लीग, काफ लीग, और उससे पहले भी जो है बहुत सारी मुस्लिम लीगें बनती रही हैं। तो आज चौधरी परवेज अलाई ने फवाद चौधरी के साथ खड़े होके, बाय द वे इमरान खान नहीं, फवाद चौधरी के साथ खड़े होके वो कायद आज़म की जो मुस्लिम लीग थी उसके जो वारिस चौधरी परवेज अलाई तकफीन कर दी, उनको दफन कर दिया। आज उन्होंने क्या है, और फवाद चौधरी ने इसका ऐलान किया, इमरान खान ने नहीं ऐलान किया। तो वो फवाद चौधरी ने क्या ऐलान किया, जरा सुन लें जी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज अलाई, मोनस अलाई साहब, हुसैन अलाई साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त एमपीएस हैं, क्योंकि फर्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा होंगे। बहरहाल करीम साहब, मेरे ख्याल में वो जो मफलर या पट्टी या पटा जो भी है वो उसकी तकरीब तो बाद में होगी इमरान खान साहब के साथ, उनको पीटीआई का। मगर कैसा महसूस हो रहा है, परवेज अलाई साहब को खुद हिम्मत नहीं पड़ी कि लोगों के सामने आके कहते कि मैं पार्टी खत्म कर रहा हूँ, वो बोले भी नहीं। और फवाद चौधरी उनकी पार्टी दफन होने का, उनके मरने का पार्टी के ऐलान कर रहे हैं। फवाद चौधरी जो फौत हो जाता है उसका ऐलान मौलवी करता है। अच्छा, ये बात ठीक है। मेरे ख्याल में इस बात पे हम खत्म कर देते हैं। एक फिक्रा मुझे कह लेने दीजिए कि सुना है कि इनको कोई बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। हाँ। तो इस बात पे हम खत्म करते हैं कि वो जो सबसे बड़ा डाकू था, सुना उसको सबसे बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, मरकजी सदर बनाया जा रहा है। बहरहाल बच्चों के बारे में तो सारे सियासतदान सोचते हैं और कहा जा रहा है कि शायद मरकजी सदर तो परवेज अलाई बनेंगे, लेकिन पंजाब के वज़ारत आला की जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो शायद मोनस अलाई को देने का वादा किया गया है। अपने अपने बच्चों के बारे में मुस्तकबिल के वज़ीर आला पंजाब का कहा, मुस्तकबिल के वज़ीर आला पंजाब शायद मोनस अलाई, और परवेज अलाई भी खुश होंगे। कौन खुश नहीं होता, उनका बच्चा बच्ची वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।